नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी में रहकर बगावत करने वाले और पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने वाले ऐसे 4 नेताओं के खिलाफ अब आखिरकार बीजेपी ने कार्रवाई की है। पार्टी ने 4 पूर्व विधायकों को निलंबित कर दिया है। इन चारों पूर्व विधायकों को इस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद इन लोगों ने पार्टी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इसके साथ ही बीजेपी ने एक पूर्व उपाध्यक्ष को भी पार्टी से निलंबित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने 4 पूर्व विधायकों और एक पूर्व उपाध्यक्ष पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अगले 6 सालों तक के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। पार्टी से निकाले गए विधायकों के नाम किन्नौर से पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी, आनी से पूर्व विधायक किशोरी लाल, इंदौरा से पूर्व विधायक मनोहर धीमान हैं। बता दें, पार्टी में बगावत करने वालों की संख्या में 2 दर्जन से कुछ ही कम लोग हैं और कई नेता निर्दलीय उतरने का फैसला कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब पार्टी आगे क्या करती है। मालूम हो कि टिकट बंटवारे के बाद से ही हिमाचल बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। बड़ी संख्या में नेताओं के समर्थक इस्तीफा भी दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पुरानी पेंशन बहाली के वादे को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना पर लोगों, विशेष रूप से कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन का वादा महज चुनावी हथकंडा है और कर्मचारी इसका शिकार नहीं होंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के लोगों से राज्य के विकास के लिए लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार चुनकर परंपरा बदलने की अपील की। इसके अलावा कुल्लू में पूर्व सांसद महेश्वर सिंह विजय संकल्प अभियान के तहत एक रैली को संबोधित करते हुए नड्डा के सामने ही जनसभा के दौरान रो पड़े। उन्होंने पार्टी के नए उम्मीदवार नरोत्तम सिंह से अपने समर्थकों का ध्यान रखने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना हो। बता दें, इस बार महेश्वर सिंह को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद वो बगावती हो गए। हालांकि उनको मना लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा हिमाचल में सत्ता हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। सत्ता को हाथ से फिसलता देख सत्ता पक्ष की हताशा साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने जनता को लामबंद करने के लिए 8 बार राज्य का दौरा किया है। प्रतिभा अर्की विधानसभा क्षेत्र के दरला घाट में पार्टी प्रत्याशी संजय अवस्थी के पक्ष में एक रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पीएम ने सत्ता में आने से 8 साल पहले राष्ट्रीय स्तर पर 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। उन्होंने ज़रूरी चीज़ों की कीमतें कम करने का भी वादा किया था, लेकिन सभी वादे महज चुनावी हथकंडा साबित हुए। सभी ज़रूरी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ तक कि एक LPG सिलेंडर भी करीब 1200 रुपये में बिक रहा है। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने याद किया कि कैसे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने लोगों को सस्ती बिजली और सस्ता राशन मुहैया कराया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी पहुंची। उन्होंने कहा कि 5 साल में सरकार ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया था। ये सवाल खुद से पूछिए, अपनी सोच से चलिए, अपने अनुभव से फैसला कीजिए। प्रियंका ने कहा, ये मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो वादा कर रही है वो करेगी। पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, 63,000 खाली पद भरे जाएंगे और 1 लाख रोजगार पहली कैबिनेट बैठक में तय किए जाएंगे। 5 सालों में 5 लाख रोजगार बनाकर दिखाएंगे। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाएंगे, जिसमें 0% ब्याज पर कर्ज मिलेगा, जिससे आप छोटा कारोबार भी कर सकते हैं। हर गाँव में मोबाइल क्लिनिक बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रियंका ने कहा, ये परंपराओं का प्रदेश है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि परंपरा बदलिए। मैं सहमत नहीं। 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा अच्छी है, इसे मत बदलो, आपका ही नुकसान होगा। 5 साल में सरकार बदलने से नेता सीखता है, उसे लगता है कि 5 साल हैं, या तो काम करके दिखाऊं, नहीं तो खदेड़ा जाएगा। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में रैली करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडी के लिए क्या किया है। 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी आपको रोजगार देने की नीयत नहीं है। आज हर तरफ लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। प्रियंका ने कहा कि हर भर्ती में घोटाला है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने अग्निवीर को लेकर भी हमला बोला। प्रियंका ने कहा, ये अग्निवीर ले आए नौजवान देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार कह रही है कि आपको ना पेंशन मिलेगी, ना रैंक मिलेगी और 4 साल बाद आप घर को लौट जाओ।
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को न्यूज वेबसाइट द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन और संपादक एम.के. वेणु के दिल्ली स्थित घरों पर छापेमारी की है। जांच पड़ताल कर रही दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है और क्राइम ब्रांच की टीमें केवल छापेमारी कर रही हैं। ये छापेमारी बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के द्वारा द वायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद की गई है। बीजेपी नेता ने द वायर पर आरोप लगाया है कि उसने धोखाधड़ी और जालसाजी से फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर उनकी प्रतिष्ठा को खराब किया है। बता दें, द वायर ने एक रिपोर्ट की थी जिसमें कहा गया था कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को मेटा ने विशेष अधिकार दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम से कई पोस्ट हटवा दी थी। दावा था कि उनको फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने विशेषाधिकार दिए हुए हैं, जिससे वो इन प्लेटफॉर्म्स पर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए उसको लेकर फैसला कर सकते हैं। हालांकि मेटा ने इन आरोपों को झूठा बताया था और अब द वायर ने भी माफ़ी मांगते हुए स्टोरी को हटा लिया है। वायर ने दावा किया है कि उसको गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया और उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है। गुजरात पुलिस ने मोरबी पुल हादसे के बाद 9 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कर ली है। राजकोट रेंज के आईजी अशोक यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मोरबी पुल हादसे में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोरबी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के एफआईआर में कहा गया है कि माच्छू नदी पर बना मोरबी केबल पुल मरम्मत कार्य, रख रखाव में कमी, कुप्रबंधन या किसी अन्य तकनीकी कारणों से ढह गया। पुलिस ने जिन्हें हिरासत में लिया है वो ओरेबा ट्रस्ट के कर्मचारी हैं। ओरेबा के पास इस पुल के रख रखाव का ठेका है। पुलिस अधिकारी ने एफआईआर में लिखा है कि क्वालिटी जांच या उस पर ज्यादा भीड़ की परवाह किए बिना पुल को लोगों के लिए खोल दिया गया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में सरासर लापरवाही हुई है और ऐसा लगता है ये काम जानबूझकर किया गया है। बता दें, माच्छू नदी पर बने इस सस्पेंशन ब्रिज के रविवार को टूटने से अभी तक करीब 141 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। हालांकि संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि अभी भी बचाव काम जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त पुल पर करीब 500 लोग थे और पुल टूटने से करीब 400 लोग नदी में गिर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए मोरबी में हुए पुल हादसे पर दुख जताया। इस दौरान वो बोलते हुए भावुक भी हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मन मोरबी में लगा हुआ है, मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ हैं। उन्होंने कहा यह पीड़ादायक है, मन बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि मैं हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से शोक संतप्त परिवारों के साथ है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन ही हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। इसके अलावा गुजरात सरकार की ओर से 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का वादा किया गया था। गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद पीएम मोदी भी वहां पहुंचेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मोरबी पहुंचेंगे। सीएम ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी मोरबी पहुंचकर पुल हादसे के पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी आज गुजरात के केवड़िया में मौजूद हैं। गुजरात के मोरबी शहर में ढह गए 140 साल पुराने केबल पुल को खोलने से पहले म्यूनिसिपल अधिकारियों से फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था। ये बात स्थानीय नगर निकाय प्रमुख ने एनडीटीवी से कही। पुलिस के मुताबिक पुल टूटने से अब तक 141 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने कहा कि करीब 80 गंभीर रूप से घायल हैं और करीब 200 लोग लापता हैं। पुलिस ने इस मामले में आपराधिक केस दर्ज किया है। माच्छू नदी पर बना ये पुल मोरबी शहर को 2 हिस्सों में बांटता है। इस बीच गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने मीडिया को बताया कि एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और एक रेंज आईजी अधिकारी के तहत जांच शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए संदीप सिंह झाला ने कहा, पुल मार्च में नवीनीकरण के लिए बंद कर दिया गया था। इसे 26 अक्टूबर को गुजरात नववर्ष मनाने के लिए खोला गया था, लेकिन स्थानीय नगर पालिका ने नवीनीकरण के लिए कोई फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था। सस्पेंशन ब्रिज को झूला पुल भी कहा जाता है क्योंकि इस तरह के पुल हवा में झूलते हुए अपने आप हिलते हैं। ये केबल तार से बने होते हैं। ये तार ऊपर से लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं। भारत में इस तरह के पुल में आपको लक्ष्मण झूला याद आ सकता है, जो काफी प्रसिद्ध है। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी लोग इस ब्रिज को बनाने में शामिल थे, इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की जाए। उन्होंने कहा कि ये भी पता लगाया जाए कि उद्घाटन के 5-6 दिनों के बाद पुल कैसे गिर गया और इतने लोगों को वहां किसने जाने दिया। खड़गे ने पीड़ितों को मुआवजा समेत सभी जरूरी मदद देने की मांग की।
राष्ट्रीय जनता दल ने गुजरात के मोरबी में पुल हादसे पर मीडिया संस्थानों की चुप्पी पर सवाल उठाए। राजद ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में पुल गिरने से 140 निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, लेकिन भ्रष्टाचार और मौतों पर गोदी मीडिया में सन्नाटा है, क्योंकि वहां 27 वर्षों से बीजेपी सरकार है। गोदी मीडिया मोदी शाह के गृह राज्य में कोई दोष और अवगुण तो देखेगी नहीं। कल्पना कीजिए, अगर 140 मौतें गैर भाजपा शासन में होती तो। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर पर पीएम मोदी का एक पुराना बयान भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मुझे सरकारी कामों की क्वालिटी चेक करनी होती है तो मैं ड्रोन भेज देता हूं और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैंने सारी जानकारी ले ली है। ब्राजील के राष्ट्रपति चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति और वामपंथी नेता लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा की जीत हुई है। उन्होंने दक्षिणपंथी नेता जायर बोल्सोनारो को मात दी। लूला की जीत पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह गरीबों की जीत है। राहुल ने लूला डा सिल्वा को बधाई देते हुए ट्वीट कर कहा है कि ब्राजील के लोगों को शुभकामनाएं। ये गरीबों की जीत है, श्रमिक वर्ग की जीत है और पिछड़े वर्ग की जीत है। ये सामाजिक न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति चुने गए लूला डा सिल्वा को मुबारकबाद देता हूं। बता दें, लूला की जीत को ब्राजील में एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है और उनके चुनाव जीतने से दक्षिणपंथी विरोधी लोग उनको बधाई भी दे रहे हैं। वहीं लूला ने जीत के बाद कहा कि उनका मकसद अमेज़न में जंगलों के कटान को पूरी तरह रोकना है, लेकिन उनके सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती भुखमरी से निपटना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 29 अक्टूबर को मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जब उन्हें भाजपा का अध्यक्ष चुना गया था तब वो दिल्ली में रहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे एक मित्र ने कहा कि आपको कैसा महसूस हुआ। गडकरी ने कहा कि दिल्ली का पानी अच्छा नहीं, मुंबई बहुत अच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़े होशियारी से काम करते हैं। होशियारी का अर्थ आप समझ लो। जिन लोगों को मैं बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे महसूस हुआ वो बड़े छोटे हैं। जिनको मैं छोटा समझ रहा था, उनके करीब जाने पर महसूस किया वो बड़े निकले। ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है। उनके इस बयान का लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। बता दें, भाजपा की नवगठित संसदीय समिति की हाल ही में घोषणा हुई थी। उसमें भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को जगह नहीं दी गई थी। गडकरी बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो अपनी बेबाक राय और काम की छवि के लिए जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को जनवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया। इन याचिकाओं पर सुनवाई सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कर रही थी। इस दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने शुरुआत में कहा कि केंद्र सरकार आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि अगले संसद सत्र में कुछ हो सकता है। लाइव लॉ के अनुसार इसके साथ ही उन्होंने केंद्र को अतिरिक्त समय दिए जाने का अनुरोध किया ताकि उचित कदम उठाए जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या केंद्र ने सभी लंबित कार्यवाही को स्थगित करने और इस कानून के इस्तेमाल को रोकने के लिए और इस धारा के तहत किसी भी नए मामले को दर्ज करने से रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सकारात्मक जवाब दिया और कहा इस संबंध में सभी मुख्य सचिवों को निर्देश भेज दिए गए हैं। बता दें, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने 11 मई 2022 को ही कई निर्देश पारित किए थे, जिसने प्रभावी रूप से राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। लखनऊ सत्र अदालत ने आज ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के केस के संबंध में केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस महीने की शुरुआत में ही जिला न्यायाधीश संजय शंकर पांडे ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब जमानत याचिका खारिज होने का मतलब है कि कप्पन सितंबर महीने में ही बाकी मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत पाए जाने के बावजूद भी जेल में ही रहेंगे। गौरतलब है कि हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को कप्पन को जमानत दे दी थी। कप्पन 6 अक्टूबर 2020 से यूपी पुलिस की हिरासत में है। लगभग 2 साल सलाखों में बिता चुके पत्रकार कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ अक्टूबर 2020 में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वो हाथरस बलात्कार और हत्या के अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। उन्हें शुरुआत में शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वो और उनके साथी हाथरस सामूहिक बलात्कार हत्या के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच कर रही है। बेंच ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर याचिका को प्रमुख मामला मानने का फैसला किया और 2 वकीलों को नोडल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि अगली तारीख तक कंपाइलेशन तैयार हो जाए। कोर्ट ने कहा, यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ कई मामले हैं जो कई परेशानियों को बताते हैं।
कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में इस विवाद का समाधान किया जा सकता है अगर 2-3 मामलों को प्रमुख मामलों के रूप में लिया जाता है और कन्वीनियंस कंपाइलेशन पहले से तैयार किया जाता है। इससे सुनवाई की कार्यवाही आसान हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर रिट याचिका पूरी हो गई है। याचिका एडवोकेट पल्लवी प्रताप द्वारा दायर की गई है, इसलिए हम उन्हें और कानू अग्रवाल को नोडल काउंसिल नियुक्त करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नोडल काउंसिलों को सलाह दी कि वे अन्य बातों के अलावा भौगोलिक और धार्मिक वर्गीकरण के आधार को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य मामलों को प्रमुख मामलों के रूप में नामित करने पर विचार करें। असम और उत्तर पूर्व से संबंधित मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं को अलग अलग वर्गीकृत किया जा सकता है। मालूम हो कि सीए को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं को कोर्ट के सामने लिस्ट किया गया है। लगभग 50 याचिकाएं असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दों को उठाती हैं। इसके साथ ही बेंच ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए असम और त्रिपुरा राज्यों को भी समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि इस तरह के टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को अनुचित आचरण का दोषी ठहराया जाएगा। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने बलात्कार के एक मामले में दोष सिद्धि बहाल करते हुए खेद व्यक्त किया और कहा यह खेदजनक है कि 2 फिंगर टेस्ट आज भी जारी है। लाइव लॉ के अनुसार बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस अदालत ने बार बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामलों में 2 फिंगर टेस्ट के उपयोग को रोक दिया है तथा कथित टेस्ट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके बजाय ये महिलाओं को फिर से पीड़ित और पुनः पीड़ित करता है। 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। टेस्ट एक गलत धारणा पर आधारित है कि एक सेक्सुअली एक्टिव महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। बेंच ने यह भी कहा कि एक महिला की गवाही का संभावित मूल्य उसके यौन इतिहास पर निर्भर नहीं करता है। ये सुझाव देना पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट है कि एक महिला पर विश्वास नहीं किया जा सकता है जब वो कहती है कि उसके साथ केवल इसलिए बलात्कार किया गया क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव है। बेंच ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार के सर्वाइवर का 2 फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। बता दें 2 फिंगर टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। टेस्ट का मकसद ये पता लगाना होता है कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे कि नहीं। प्राइवेट पार्ट में अगर आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो माना जाता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च को हकीकी आज़ादी मार्च नाम दिया गया है। मार्च पर निकले इमरान खान ने आज चौथे दिन जनता को संबोधित करते हुए चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा और कहा कि तोशाखाना और विदेशी फंडिंग मामले में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च को हकीकी आज़ादी मार्च नाम दिया गया है। मार्च पर निकले इमरान खान ने आज चौथे दिन जनता को संबोधित करते हुए चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा और कहा कि तोशाखाना और विदेशी फंडिंग मामले में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का केस करेंगे। इमरान ने कहा वो मुख्य चुनाव आयुक्त को अदालत में ले जाएंगे और उनसे ये पैसा लेकर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च में निवेश करेंगे ताकि भविष्य में सिकंदर सुल्तान राजा किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचा पाए। बता दें तोशाखाना मामले में गड़बड़ी के लिए इमरान खान को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है, जिसके बाद इमरान खान मार्च पर निकले हैं और जल्द ही चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज नवाज शरीफ और मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार के साथ ही आर्मी पर भी एक बार फिर निशाना साधा। इमरान ने कहा कि नवाज शरीफ तुम भी सुन लो और तुम्हारे सहूलतकार भी सुन लें, हैंडलर सुन लो, ये पाकिस्तानी कौम है, गाय भैंस नहीं है कि इनको डंडे मार के इधर से उधर कर दो। इमरान ने सेना की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर आप देश के इन चोरों का समर्थन करने या उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए लोगों को मजबूर करेंगे तो मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूं कि राष्ट्र आपके खिलाफ हो जाएगा। संस्थानों का सम्मान उनके फैसलों के कारण होता है। इमरान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान पर चोरों को थोपने के लिए बंद दरवाजों के पिछले फैसले किए गए। गुजरांवाला के एमीनाबाद में समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोगों ने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जब उन्होंने देखा कि देश उन्हें अस्वीकार कर रहा है। इमरान ने कहा कि शक्तिशाली लोगों ने एक अपराधी की मदद की और उसे दंडित होने से रोका। शहबाज शरीफ के मामलों को हल्का कर दिया गया, न्यायाधीशों पर दबाव डाला गया और जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था उसे आज पीएम बनाया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।